हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। यस ऑफिसर में आपका स्वागत है। आज यस ऑफिसर आपके लिए लेकर आया है क्रैश कोर्स ऑन आरबीडब्ल्यूएम, जहां पर हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं आपके पेपर 4 का, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कुछ इस तरह हो जाए कि जितने भी केस स्टडी बेस्ड या स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चंस से लेकर इजी क्वेश्चंस तक आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, वो आप इजीली कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व कर पाएं और गेन कर पाएं 65 प्लस मार्क्स। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे पहले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है रिटेल बैंकिंग एंड ओवरव्यू। तो सबसे पहले अगर हम रिटेल बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे तो हमें समझना होगा रिटेल बैंकिंग होता क्या है। इसके लिए हम पढ़ेंगे रिटेल बैंकिंग इंट्रोडक्शन। फिर हम क्या पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि इवोल्यूशन एंड सेगमेंटेशन किस तरह से रिटेल बैंकिंग का हो रहा है, क्या उसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरह से हम उसे कंपेयर करेंगे कॉर्पोरेट बैंकिंग के साथ में, क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रहेंगे, रिटेल बैंकिंग का हिस्टोरिकल और रिसेंट कंटेक्स्ट क्या है, रिटेल बैंकिंग इंडिया में किस तरह से वर्क कर रहा है, किस तरह से रिटेल बैंकिंग सक्सेसफुल हो सकता है और क्या क्या उसके चैलेंजेस हैं। इसके अलावा हम समझेंगे कि ग्रोथ का और फ्यूचर स्कोप क्या है रिटेल बैंकिंग का। तो पहले हम डिस्कस करते हैं रिटेल बैंकिंग होता क्या है। दोस्तों अक्सर आप मार्केट जाते हैं, सामान खरीदते हैं, तो आप देखते हैं वहाँ पर कुछ होलसेल शॉप्स होती हैं और कुछ रिटेल होती हैं। होलसेल शॉप्स क्या करती हैं, इन रिटेल प्रोडक्ट्स को बेचने वाली शॉप्स को सामान ऑफर करती हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक बिजनेस, होलसेल बिजनेस दूसरे छोटे बिजनेसेस को केटर कर रहा है, जबकि रिटेल बैंकिंग में या रिटेल क्या कर रहा है, वो इंडिविजुअल नीड्स को केटर कर रहा है। तो यही हमारी रिटेल बैंकिंग भी कर रही है। रिटेल बैंकिंग अगर हम समझें तो उसको हम कंज्यूमर या पर्सनल बैंकिंग भी बोल सकते हैं, जो क्या कर रही है, कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रही है। किसको कर रही है, इंडिविजुअल्स को कर रही है। किसको नहीं कर रही है, बिजनेस और लार्ज इंस्टीट्यूशंस को नहीं कर रही। अच्छा, अब हम समझेंगे कि ये क्यों कर रही है। ये कर रही है नॉन एंटरप्रेन्योर पर्पसेस के लिए। नॉन एंटरप्रेन्योर पर्पसेस क्या हो सकते हैं, मान लीजिए आपको कार खरीदना है। अगर आपको कार खरीदना है तो आप क्या लेंगे, बैंक से कार लोन ले लेंगे, राइट। अगर आपको मान लीजिए टूरिज्म के लिए कहीं घूमने जाना है तो आप क्या करेंगे, पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो ये सारी जो हमारी नॉन एंटरप्रेन्योर नीड्स हैं, बेसिकली जो बिजनेस रिलेटेड या प्रॉफिट गेन करने के लिए नीड्स नहीं हैं, उन्हें हम किस में रखेंगे, नॉन एंटरप्रेन्योर पर्पसेस में रखेंगे। और इन्हीं नीड्स को कौन केटर कर रहा है, रिटेल बैंकिंग केटर कर रहा है। चलिए अगर अब हम बात करें बैलेंस शीट की, तो बैंक की बैलेंस शीट कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, जैसे कि सभी बैलेंस शीट होती हैं रिटेल और एसेट्स एंड लायबिलिटी में होगी, राइट। तो अब हम समझेंगे लायबिलिटी साइड रिटेल बैंकिंग की क्या है। लायबिलिटीज की अगर हम बात करें कि बैंक्स के लिए लायबिलिटीज क्या होंगे और एसेट्स क्या होंगे, तो हमें समझना होगा एक एग्जाम्पल से, जो मैं आज आपसे रिलेट करके देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है जिसने आपको 10 लाख रुपए दिए और बोला कि भाई मैं तो जा रहा हूँ घूमने के लिए, क्या तू इन पैसों को सेफ रख सकता है। मेरे पास में अभी ऐसी कोई जगह या कोई इंसान नहीं है जिसको मैं ये पैसे दे सकूं और वो सिक्योर्ड रखे। आपने बोला ठीक है भाई मैं रख लेता हूँ। अब यहाँ पर जिसने आपको ये पैसे दिए, ये पैसे से क्या वो कोई सामान खरीद सकता है, डेफिनेटली खरीद सकता है। गोल्ड खरीदना है, खरीद सकता है, खरीद सकता है। क्या आपको उसको ये पैसे वापस देने हैं, हाँ देने हैं। आपकी यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ है, सेफ रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जिसको पैसे वापस देने हैं उसके लिए ये क्या हो गया, लायबिलिटी, क्योंकि आपको इसका ध्यान रखना है। अगर ये पैसे आपसे खो गए तो आपको खुद ही वापस करने होंगे, लेकिन आपके दोस्त के लिए ये पैसे क्या है, एसेट्स, जिनसे वो और कुछ भी सामान या एसेट्स खरीद सकते हैं, राइट। ऐसे ही बैंक के लिए है। बैंक क्या ऑफर कर रही है, अकाउंट्स ऑफर करती है, फिक्स डिपॉजिट्स ऑफर करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक बैंक क्या बोलती है अपने कस्टमर्स को, आप आइए अपने पैसे हमारे अकाउंट्स में सेव कीजिए। यहाँ पर अगर आप डिपॉजिट करेंगे तो हो सकता है हम आपको कुछ इंटरेस्ट रेट्स भी ऑफर करें, ठीक है। अब फिक्स डिपॉजिट्स भी होते हैं जहाँ पर बैंक बोलती है कि आप आइए 5 इयर्स के लिए अगर आपने पैसे अपने डिपॉजिट किए तो हम आपको कुछ इंटरेस्ट देंगे। तो ये फिक्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट्स, करेंट अकाउंट्स, ये सब कहाँ जाते हैं, बैंक की लायबिलिटी साइड में जाते हैं। बैंक क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी रखेगा, बैंक को क्या ज़रूरत है कि वो किसी के पैसों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखे। बैंक को क्या मिल रहा है, बैंक इन्हीं पैसों को लेता है अपने बहुत बड़े कस्टमर बेस से, फिर इनको इन्वेस्ट कर सकता है। कहाँ कर सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में कर सकता है, कॉरपोरेट्स में कर सकता है, राइट।
कुछ शेयर्स खरीद सकता है। तो इससे क्या होगा, बैंक ने इन पैसे को किसी पर्टिकुलर टाइम पर इन्वेस्ट कर कर इंटरेस्ट जनरेट कर लिया, तो बैंक को ये फ़ायदा हो गया। इससे क्या हुआ, बैंक रिसोर्सेज जनरेट कर रहा है। अब हम अगर बात करें एसेट साइड की, तो एसेट्स में क्या होगा, बैंक किसको पैसे दे रहा है, लोन्स दे रहा है अपने कस्टमर्स को। किस तरह के लोन्स दे रहा है, सिक्योर्ड या फिर अनसिक्योर्ड लोन्स दे रहा है। अनसिक्योर्ड लोन्स कहाँ हो गए, जिनकी कोई गारंटी नहीं है, ऐसे कौन से लोन्स होते हैं, पर्सनल लोन्स हो गए। इसके अलावा होम लोन्स, ऑटो लोन्स, एजुकेशनल लोन्स, जिन्हें हम बोलते हैं सिक्योर्ड लोन्स, वो भी बैंक्स ऑफर कर रहे हैं अपने कस्टमर बेस के लिए। यहाँ पर इनका लैंडिंग फोकस क्या होता है बैंक्स का, बैंक कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को केटर करे। ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को कैसे केटर करेगा, छोटे से छोटे अमाउंट्स का लोन देकर। Rather than giving a big loan amount to just one or two individual customers, it provides small loans to big customer base or large customer base. So this is how retail banks work. इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स हो गए उन्हें तो हमने डिस्कस कर लिया। सर्विसेज क्या ऑफर कर रहा है बैंक सर्विसेज में बैंक्स बहुत सारी सर्विसेज ऑफर करता है। फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड्स ऑफर करता है। तो मान लीजिए अब किसी को 700 रुपीज़ चाहिए, अब लोन तो नहीं लेगा ना, वो क्या करेगा, बैंक से क्रेडिट कार्ड ले लेगा। अब वो उस पेमेंट को क्रेडिट कार्ड के थ्रू करेगा, ठीक है। तो बैंक क्या कहेगा, आप हमारा क्रेडिट कार्ड लीजिए, इससे पेमेंट कीजिए, हम आपको कुछ पॉइंट्स भी देंगे जिससे कि आपको फ्यूचर अगर कुछ पेमेंट्स और भी करने हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा बैंक क्या कर रहा है, डिपॉजिटरी सर्विसेज का काम कर रहा है। गवर्नमेंट से बोल रहा है आप आइए अपनी सिक्योरिटीज़ हमारे पास सेव कीजिए, ठीक है। अपने कस्टमर्स को बोल रहा है आपके पास कोई बॉन्ड्स या कुछ भी पेपर्स हैं इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने के लिए, सेव करने हैं, ये सारे काम आपके लिए मैं करके दूंगा। और क्या कर रहा है बैंक जा रहा है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के बाद में कोलैबोरेशन कर रहा है उनके पास, और उनसे क्या बोल रहा है, आपको इंश्योरेंस बेचना है, ठीक है, मेरे पास एक बड़ा कस्टमर बेस है, आप आइए मुझसे कोलैबोरेट कीजिए, मैं आपको अपने कस्टमर बेस के बारे में बताऊंगा और हो सकता है हम उन्हें इंश्योरेंस बेच पाएँ, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज दे पाएँ, कैपिटल मार्केट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर पाएँ। तो ये सारी सर्विसेज भी क्या कर रहे हैं, आज के टाइम में रिटेल बैंक्स ऑफर कर रहे हैं। अब आप ये माइंड मैप में ये सारी चीज़ें शॉर्ट में देख सकते हैं। बैंक्स ने क्या क्या रिटेल बैंकिंग सर्विसेज इंक्लूड की हैं, सेविंग एंड करेंट अकाउंट्स, लोन्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स। इसमें अगर आप देखेंगे तो इस माइंड मैप में सारी ही चीज़ें अच्छे से कवर्ड हैं, और इसी तरह की चीज़ों को कवर करने के लिए हमने अपने PDFs में भी इस तरह की काफ़ी सारे माइंड मैप्स यूज़ किए हैं जो आपको ना ही सिर्फ लर्निंग में बल्कि क्विक रिवीजन में भी हेल्प करेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं हम इवोल्यूशन एंड सेगमेंटेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग की। इवोल्यूशन एंड सेगमेंटेशन अगर हम अपने रिटेल बैंकिंग को पार्ट्स में डिवाइड करें तो हम कैसे कर सकते हैं, हम उसको लिखेंगे दो पार्ट्स में। फर्स्ट इज क्लास, अनदर इज मास। मास बोले तो मासेस में बहुत सारा बड़ा पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन बेस। क्लास में कुछ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, फॉर एग्जाम्पल अंबानीज, अडानीज, ओके। तो व्हाट बैंक विल डू, बैंक विल गो टू अंबानीज और अंबानी में कम टू बैंक एंड आस्क हिम कि मुझे तो सेविंग अकाउंट खोलना है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि कुछ स्पेशल सर्विसेज भी मुझे ऑफर की जाएं, क्या आप करेंगे। बैंक जानता है ये एक अच्छा कस्टमर है, बड़ा कस्टमर है, मुझे काफ़ी प्रॉफिट्स हो सकते हैं। बैंक बोलेगा डेफिनेटली सर, मैं आपकी नीड्स और को कस्टमाइज़ करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाऊंगा जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसमें उसने बोला इसके अलावा मैं कुछ प्रीमियम सर्विसेज भी दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मैं आपको एक इंडिविजुअल बैंकर का कॉन्टेक्ट नंबर या कनेक्ट करवा दूंगा ताकि आपकी सारी की सारी नीड्स, क्वेरीज को वो केटर कर पाएँ। तो ये क्या हो गया, किसी एक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल की प्रीमियम नीड्स को कवर किया जा रहा है, उनको प्रीमियम सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। वहीं अगर मान लीजिए एक एजुकेशन लोन बन रहा है इंडियन मिडिल क्लास के लिए, तो उसमें क्या होगा, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट डेवलप किया जाएगा कि कितना कितना इंटरेस्ट रेट वो लोग पे कर सकते हैं, कितना रिक्वायरमेंट हो सकता है, फॉरेन अगर पढ़ने के लिए जाना है तो क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे, इंडिया में ही पढ़ना है तो क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे। इस तरह से एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनेगा जो कि एक ब्रॉड कस्टमर बेस को केटर करेगा, ठीक है। तो
तो इसी तरह से हमारी रिटेल बैंकिंग एंड मास बैंकिंग डिवाइड होती है। चलिए इसको भी हम एक माइंड मैप के थ्रू समझ लेते हैं। अगर बैंक को हम डिवाइड करें तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, इंडिविजुअल्स के लिए और फर्म्स के लिए। फर्म्स के लिए अगर हम करते हैं तो होलसेल या एमएसएमईज के लिए हो जाएगा, वहीं पर इंडिविजुअल्स वाला रिटेल और एंटरप्रेन्योर में हो जाएगा। एंटरप्रेन्योर में क्या होगा, वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो फाइनेंशियल सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगे या प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड होंगे वो प्रोवाइड करेंगे, या एमएसएमई इंडिविजुअल नीड्स जो होंगी उन्हें केटर करेंगे। वहीं पर अगर हम रिटेल बैंकिंग की बात करें तो वो इंडिविजुअल नीड्स को केटर करते हुए मास रिटेल बैंकिंग और क्लास रिटेल बैंकिंग में डिवाइड हो जाएंगे। अब इसके आगे हम बात करेंगे कि मास रिटेल, हमने ये तो समझ लिया बैंकिंग, ये रिटेल बैंकिंग आखिर कॉर्पोरेट बैंक से डिफरेंट कैसे है। सबसे पहले तो हम कस्टमर बेस से डिफरेंट समझ लेंगे। एक का कस्टमर बेस क्या है, इंडिविजुअल, दूसरे का क्या है, कॉर्पोरेट्स एज इट नेम्स टेल, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, बिजनेसेस को प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज, और क्या कर रहे हैं, अगर हम रिटेल लोन की बात करें वो स्मॉल लोन्स दे रहे हैं, अगर हम कॉर्पोरेट्स की बात करें तो बिजनेस लोन्स दे रहे हैं, बिजनेस लोन्स तो काफ़ी बड़े होते हैं। अगर हम बात करें रिटेल बैंकिंग की, किसी को गोल्ड अपना सेफ रखना है तो वो क्या करेंगे, लॉकर्स ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर कॉर्पोरेट बैंकिंग क्या कर रही है, ट्रेजरी मैनेजमेंट कर रही है कंपनी की। तो इस तरह से रिटेल बैंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कॉर्पोरेट बैंकिंग। अब रिटेल बैंकिंग के बारे में इतना सारा समझ लिया है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, किसको टारगेट कर रहे हैं, इंडिविजुअल एंड एसएमईज को टारगेट कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, वेरिड फाइनेंशियल नीड्स और प्रेफरेंसेस हैं जो कस्टमर बेस के, उनको डाइवर्सिफाइड जो कस्टमर बेस है उनको केटर कर रहे हैं। फिर वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। एंड इसके अलावा मल्टीपल डिलीवरी चैनल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मल्टीपल डिलीवरी चैनल्स क्या क्या हो गए, कुछ हो गए फिजिकल एंड वर्चुअल। फिजिकल में क्या आ जाएगा, ब्रांचेस आ जाएंगी आपकी, ठीक है। वर्चुअल में क्या आ जाएगा, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी, वर्चुअल में। अब हम बात करें अगर एडवांटेजेस क्या हैं सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, क्लाइंट बेस बहुत बड़ा है, ठीक है। तो हम जैसे देखा था कि कुछ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑफर करने के लिए कोलैबोरेशन कर रहे हैं कंपनीज के साथ में, तो काफ़ी बड़ा कस्टमर बेस है। इसके अलावा और क्या फ़ायदा है कस्टमर बेस बड़ा होने का, रिड्यूस रिस्क हो गया। मान लीजिए एक दो कस्टमर्स के पास में इनफ पैसे नहीं हैं और उनके जो लोन्स है वो एनपीएस बन गए, तो भी बैंक को बहुत बड़ा कोई लॉस नहीं होगा। और इसके अलावा कस्टमर की लॉयल्टी मिलेगी। लॉयल्टी कैसे मिलेगी, एक कस्टमर ब्रांच में गया, बैंकर से बात हुई, कहीं ना कहीं पर्सनल इंटरेक्शन हुआ तो ट्रस्ट जनरेट हुआ, ट्रस्ट जनरेट हुआ तो लॉयल्टी भी कस्टमर की बैंक की तरफ बढ़ जाती है। और इसके अलावा एट्रैक्टिव इंटरेस्ट स्प्रेड्स, अगर हम देखें स्मॉल लैंडर्स क्या करते हैं, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स पर पैसे आपको देते हैं। कितना इंटरेस्ट रेट हो जाता है उनका, 12 से 15%। लेकिन बैंक्स क्या कर रहे हैं, बैंक्स उसी तरह के लोन्स को कम इंटरेस्ट रेट्स पर भी दे देते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं बैंक्स, उनका जो क्रेडिट रिस्क है, क्योंकि काफ़ी बड़े कस्टमर बेस को दे रहे हैं तो डाइवर्सिफाई हो गया। इसके अलावा मार्केटिंग की जो है वो काफ़ी इफेक्टिव हो गई। एक प्रोडक्ट बनाया, उसकी मार्केटिंग में आपने कस्टमर की नीड समझी एक पूरे कंज्यूमर बेस की, और इजीली उसको मार्केटिंग भी कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि किस, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखेंगे हमने एजुकेशन लोन का ही एक वो लिया था एग्जांपल। अगर हम एजुकेशन लोन के लिए अपनी मिडिल क्लास के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि अब आपको अपने बच्चे को पढ़ाना आसान हो गया है, ठीक है, तो क्या ये बात बाकी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए होगी, नहीं, एक बड़े मिडिल क्लास कस्टमर बेस के लिए होगी, हाँ। तो इससे इफेक्टिव मार्केटिंग हो जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं कंस्ट्रेंट्स की। कंस्ट्रेंट्स क्या क्या आएंगे, इतना बड़ा कस्टमर बेस है तो मैनेजमेंट भी तो डिफ़िकल्ट है। ब्रांचेस में सबसे ज़्यादा आप लोग कहाँ बिजी होते हैं, कस्टमर्स को डील करने में। कस्टमर्स को डील करने में क्या होता है, लॉन्ग क्यूज़ बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनको लगता है इनएफिशिएंट हैं बैंक्स, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। इसके अलावा क्या होगा, इतना बड़ा अगर कंज्यूमर बेस है तो प्रोडक्ट की जो नीड्स होंगी वो भी सबकी डिफरेंट होंगी, तो प्रोडक्ट इवोल्यूशन एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। अगर हमने इतने सारे ब्रांचेस खोले इतने बड़े कस्टमर बेस को केटर करने के लिए, तो इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी तो हाई होंगी। अगर ऑपरेशनल कॉस्ट हाई है तो प्रॉफिट्स क्या होंगे, थोड़े डाउन हो जाएंगे, क्योंकि हमारी इनपुट कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। फिर इंटेंस कंपटीशन है। पहले तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे रिटेल बैंक्स थे उनसे कंपटीशन था, अभी टेक्नोलॉजी के साथ में क्या क्या होता जा रहा है, फिनटेक्स से भी कंपटीशन आता है।
फिर और क्या प्रॉब्लम है, बैंक रन्स का रिस्क है। रिस्क बैंक रन्स का क्यों है, क्योंकि एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं, एनपीएस बढ़ रहे हैं तो लॉसेस बढ़ रहे हैं, बैलेंस शीट सही नहीं जा रही है, तो बैंक रन्स का हमें एक वो रहता है। फिर हायर डेलिंक्वेंसीज हैं, हमने देखा है आजकल साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर का, हमारे कस्टमर का ट्रस्ट है वो थोड़ा कम होता जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ी एक कंस्ट्रेंट दिखाई देने लग गई है रिटेल बैंकिंग में। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल एंड रीसेंट कंटेक्स्ट ऑफ रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग किस तरह से आगे बढ़ता गया। सबसे पहले आप देखेंगे, अगर हम 1960s की बात करते हैं, प्री 1960s क्या होता था, ज़्यादातर जो बैंकिंग होते थे वो कॉर्पोरेट्स के साथ वर्क करते थे, ठीक है। तो उनके क्लाइंट्स कौन होते थे, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते थे, बिजनेस होते थे। वो क्यों करते थे उनके साथ में, ताकि वर्किंग कैपिटल उनको प्रोवाइड कर पाएँ, प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग कर पाएँ। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग बेसिकली, अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए उनको पैसे चाहिए तो बैंक ने बोला ठीक है, हम आपको इतने इतने रुपए लैंड करेंगे और आप इससे अपना प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे थे, ऑपरेटिव अकाउंट्स दे रहे थे, जैसे करेंट अकाउंट्स हो गए, ठीक है। अब उनका क्या था, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फोकस था फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, बैंक जो हमारे कॉर्पोरेट्स थे। फिर ट्रांजिशन हुआ मॉडर्न बैंकिंग के लिए। मॉडर्न बैंकिंग में क्या हुआ, कस्टमर बेस जो था वो तो बढ़ता ही गया, उसके साथ साथ जो कस्टमर की नीड्स थी वो भी बढ़ती गई। तो फिर बैंक्स ने क्या किया, ट्रांजिशन किया अपना फ्रॉम ट्रेडिशनल कमर्शियल फंक्शन से स्पेशलाइज्ड मॉडल्स, जहां पर वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स और मर्चेंट बैंक्स की तरह भी काम करने लग गए और फंड की रीस्ट्रक्चरिंग करने लग गए, कॉर्पोरेट्स के लिए कैपिटल रेज करने लग गए। ओके, तो ये सारे जितनी भी चीज़ें थी, बेसिकली आपको अगर बॉन्ड्स या शेयर्स बेचने हैं तो आप किसकी हेल्प ले रहे हो, बैंक्स की हेल्प ले रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद आता है हमारा रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग में क्या होता है, रिटेल बैंकिंग में हमारे जो बैंक्स थे अब वो ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़े कस्टमर बेस की तरफ आने लग गए, ठीक है। जहाँ पर जो छोटे इंडिविजुअल्स थे, हाउस होल्ड्स थे, उनकी नीड्स को कैटर करने लग गए। उनकी नीड्स क्यों कैटर करने लग गए, क्योंकि इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स जो होते हैं इनके सेविंग रेट्स आर वेरी हाई, तो सेविंग से क्या होगा, डिपॉजिट्स आएंगे बैंक में, समझे। तो इस तरह से हमारा रिटेल बैंकिंग बढ़ता गया। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड रिटेल बैंकिंग रिपोर्ट 2016 की। देखिए इसका ना आपकी बुक में दो पार्ट्स में है, एक तो 2015 में आई थी एक रिपोर्ट, एक 2016 में आई थी। 2015 की ना मैं आपको समरी बता देती हूँ। उनका क्या कहना है, उनका कहना है जो फिनटेक्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उनका जो कंज्यूमर पार्ट है, मतलब जो उनकी ग्रोथ है वो भी काफ़ी हाई हो रही है, और जो हमारे बैंक्स हैं वो कैटर नहीं कर पा रहे हैं अपने कस्टमर की नीड्स को। कहीं ना कहीं बैंक्स काफ़ी स्लो हैं, और बैंक्स के स्लो होने की वजह से जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे कस्टमर्स की नीड है, इसलिए लोगों का झुकाव कहीं ना कहीं फिनटेक्स की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करते हैं रिपोर्ट की 2016 वाली। इसमें इन्होंने क्या बोला है, इसमें इन्होंने बोला है कि जो 63% कस्टमर्स हैं ग्लोबली, अब वो फिनटेक प्रोडक्ट्स को यूज़ करने लग गए हैं। फिनटेक का पेनिट्रेशन जो है वो एमर्जिंग मार्केट्स और यूथ में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा अब वो यूथ से सारे ही एज ग्रुप्स की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला 96% जो बैंकिंग एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है, उनका ये मानना है कि बैंकिंग जो है वो डिजिटल बैंकिंग इकोसिस्टम की तरफ बढ़ती जा रही है, ठीक है। आजकल तो हम लोग रिटेल बैंकिंग को डिजिटल बैंकिंग से भी कहीं ना कहीं सिनोनिमस मानने लग गए हैं। इसके अलावा उन्होंने बोला कि 13% जो बैंक्स हैं, ठीक है, वो डिजिटल बैंकिंग मॉडल को फॉलो कर पाते हैं या सपोर्ट कर पाते हैं, ओनली 13% बैंक्स वर्ल्ड वाइड। फिनटेक्स क्यों अच्छे हैं, फिनटेक्स इसलिए पॉपुलर हैं या अच्छे हैं क्योंकि एक तो इजी टू यूज़ हैं, फिर फास्ट सर्विसेज हैं। अगर मान लीजिए आपको एक इंस्टेंट लोन चाहिए, तो इंस्टेंट लोन ये आपको 5 मिनट्स में प्रॉमिस करके 30 मिनट्स के अंदर अंदर सारे डॉक्यूमेंटेशन के बाद में दे देते हैं। वहीं अगर एक बैंक से लोन लेना है, ब्रांच में जाना और बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन एंड बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं। एक पॉजिटिव कस्टमर एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से फिनटेक्स काफ़ी फेमस हो रहे हैं। आगे बात करते हैं कि जो 36% बैंक्स हैं वो ये एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि जो फिनटेक्स हैं वो फास्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं बैंक के कंपैरिजन में, और 40% बैंक्स का ये भी मानना है कि वो एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस हमारे कस्टमर्स को दे रहे हैं। जबकि 65% बैंक एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनका मानना है कि जो हमारे
फिनटेक्स हैं वो उनके लिए कॉम्पिटिटर्स नहीं बल्कि पार्टनर्स हैं, विच इज़ अ वेरी गुड और पॉजिटिव पॉइंट। अभी हम बात करते हैं रिटेल बैंकिंग इन इंडिया। रिटेल बैंकिंग इन इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले रिटेल बैंकिंग किसने इंट्रोड्यूस किया है? फॉरेन बैंक्स ने, जिसमें हम बात कर सकते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की और सिटी बैंक की। अब हम बात करें कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कब आए इंडिया में, तो डेफिनेटली एलपीजी के बाद आए होंगे। एलपीजी के बाद में क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का नंबर भी बढ़ने लग गया और इनका कंज्यूमर बेस भी बढ़ने लग गया। और लोग क्यों अट्रैक्ट हो रहे थे? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन थे। ओके, इसके बाद में इम्पैक्ट ऑफ आईटी। अब इंडिया में आईटी रेवोल्यूशन बहुत प्यारा हुआ। प्लस इंडिया ना हमेशा से ही टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे रहा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ स्पेशली। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब इंडिया में एटीएम्स आए तो एटीएम्स को लोगों ने बहुत जल्दी एक्सेप्ट किया और यूज़ करना शुरू किया, जिससे बैंकिंग पेनिट्रेशन बढ़ा। फिर मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग आने के बाद और पेनिट्रेशन ज़्यादा बढ़ गया। तो इस तरह से रिटेल बैंकिंग इंडिया में काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है। अब हम समझते हैं कि रिटेल बैंकिंग को हमें किस तरह से सक्सेसफुल बनाना है। व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स फॉर सक्सेस इन रिटेल बैंकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए क्या होता है? उसके कस्टमर्स होते हैं। उसके कस्टमर्स क्या चाहते हैं? एफिशिएंट और गुड क्वालिटी सर्विसेज चाहते हैं, तो वही हमें करना है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजी के साथ में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बिकॉज बिना टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के आप करेंट कस्टमर्स की नीड्स को केटर नहीं कर सकते। इसके अलावा क्या है, डायरेक्ट बैंकिंग प्रोवाइड करनी है, जिसके लिए क्या है, ग्रोथ ऑफ एटीएम्स। एटीएम्स के नंबर्स भी डेफिनेटली धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, प्लस एटीएम सर्विसेज भी इंप्रूव होती जा रही हैं। पहले आपको एक कार्ड चाहिए होता था, अभी कार्ड की भी उतना नीड नहीं है। अगर आपके पास कार्ड नहीं है लेकिन मोबाइल है तो आप अपने ऐप से भी बैंकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन एंड मोबाइल बैंकिंग मेकिंग इट वेरी इजी टू सेंड एंड रिसीव मनी। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप पहले जाते थे ब्रांच में, मान लीजिए किसी कॉर्पोरेट को पेमेंट करना है तो पहले उनको क्या करना था, ब्रांच में विजिट करना होता था। अब क्या है, नेफ्ट या आरटीजीएस की हेल्प से भी डायरेक्टली वो पेमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट अप्रोप्रिएटनेस। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इतना अप्रोप्रिएट और इतना अच्छा होना चाहिए कि आपके कस्टमर बेस की नीड्स को समझे। ऐसा नहीं कि आपने जो कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनाया वो उसकी उनको रिक्वायरमेंट ही नहीं है या उनको वो अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। इसके अलावा क्या करना है, प्राइसिंग फेयरनेस। बिकॉज आप इंडिविजुअल कस्टमर्स पर फोकस कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी प्राइसिंग कम से कम हो। जो इंटरेस्ट रेट्स आप चार्ज कर रहे हो वो कम हो, अट्रैक्टिव हो। अगर आप सेविंग अकाउंट्स खुलवा रहे हो तो उसके लिए आप कम फीस चार्ज करो। अगर आप पासबुक प्रिंट कर रहे हो तो कम से कम पैसे उस पर चार्ज करो। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्राइसिंग फेयरनेस पर आती हैं। फिर हम बात करते हैं स्कोरिंग मॉडल्स फॉर क्रेडिट वर्दीनेस। देखिए, एनपीएस एक बहुत बड़ा इशू और बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया था बैंक्स के लिए, लेकिन क्रेडिट स्कोर ने हेल्प किया बैंक्स को ये समझने में कि क्या उनका जो कस्टमर है उनसे लोन ले रहा है वो रीपे कर पाएगा या नहीं। तो ये कैसे पता चला, गुड क्रेडिट स्कोर की वजह से। इसके बाद में हम बात करें अगर कस्टमर प्रोटेक्शन की, दिस इज़ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट। क्यों? क्योंकि हमारा आरबीआई बोलता है कि कस्टमर का प्रोटेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है और अगर बैंक्स ऐसा नहीं करेंगे तो हम पेनल्टीज लगाएंगे, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं रेगुलरली किसी न किसी बैंक पर कुछ ना कुछ पेनल्टीज लगती रहती हैं। तो बैंक्स को रेगुलेटरी कंप्लायंस करना होगा, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी होगी। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस फॉर रिटेल बैंकिंग। चैलेंजेस क्या होंगे? सबसे पहले तो जैसे हमने बात किया, साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं, प्राइसिंग थोड़ी इनकी इंक्रीज हो गई है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। अब प्राइसिंग अगर हम कम करते हैं तो बैंक्स का क्या होगा, प्रॉफिट डाउन होगा। तो इसके हिसाब से एक ऐसी प्राइसिंग रखनी होगी जो सस्टेनेबल हो इन नेचर। फिर MIS इनएडिक्वेसीज। MIS क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इसमें क्या है प्रॉब्लम, वो भी हम समझते हैं। कस्टमर बेस बहुत बड़ा है हमारा, कस्टमर बेस बड़ा है तो डेटा भी बहुत ज़्यादा है। डेटा बहुत ज़्यादा है तो उसको सॉर्ट करना होगा। सॉर्ट करने के बाद में हमें समझना होगा कि डेटा से हमें वो इन्फॉर्मेशन मिले जो हमें पता सके कि हमारे कस्टमर की नीड्स क्या हैं। क्यों चाहिए हमें ऐसा डेटा? ताकि हम प्रोडक्ट्स को इवॉल्व कर पाएँ या क्रिएट कर पाएँ नए प्रोडक्ट्स को। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, MIS से जो डेटा मिलता है वो ग्रैन्युलर फॉर्म में नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग कस्टमर के नीड्स की नहीं रख पा रहे और अच्छा प्रोडक्ट डेवलप नहीं कर पा रहे। तो हमें इसको केटर करना होगा। इसके अलावा KYC एंड AML इश्यूज़ हैं। क्या KYC एंड AML इश्यूज़ हैं? ऑल ओवर वर्ल्ड
सभी बैंक्स को उनकी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उन्होंने बोला है कि आप ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस को फॉलो करो, लेकिन बैंक्स ऐसा नहीं करते। स्पेशली कब नहीं करते? जब वो किसी थर्ड पार्टी के साथ कोलैबोरेट करते हैं, जिसकी वजह से उनको भरनी पड़ती हैं हैवी पेनल्टीज़ एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इश्यूज भी इसकी वजह से बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें मैनेजिंग रिस्क, बैंक्स के लिए कितने तरह के रिस्क हो जाते हैं। क्रेडिट रिस्क हो जाता है, मार्केट रिस्क हो जाता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क हो जाता है। मान लीजिए कि किसी एक कंट्री में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन होने की वजह से इंटरेस्ट रेट्स हाई करने पड़े, इंटरेस्ट रेट्स हाई करने की वजह से जो हमारे कस्टमर्स हैं उन्होंने इंटरेस्ट पे करना ही बंद कर दिया, तो इस तरह के रिस्क सामने आ जाते हैं। एक प्रॉब्लम और एक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, बेटर से बून और बेन इज टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरह बढ़ती जा रही है, साइबर फ्रॉड्स भी उस तरह बढ़ते जा रहे हैं। बैंक्स के लिए अपने प्रोडक्ट्स को इतना टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन बनाना मुश्किल होता जा रहा है, टाइम के साथ केटर करना नीड्स को बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं जो रिटेल बैंकिंग में आते जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ रिटेल बैंकिंग, कैसे हम रिटेल बैंक्स को ग्रो करवा सकते हैं। ग्रोथ ड्राइवर्स हमारे रिटेल बैंकिंग के लिए क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा अगर किसी भी इकोनॉमी में रिफॉर्म्स आएंगे, वो अच्छी इकोनॉमी बनेगी, तो क्या होगा? लोगों की परचेजिंग पावर इम्प्रूव होगी, इसलिए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। आईटी रेवोल्यूशन तो हम देख ही रहे हैं किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अर्बनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लोग रूरल से अर्बन एरियाज़ में आ रहे हैं, रूरल से अर्बन एरियाज़ में आ रहे हैं तो अवेयरनेस भी बढ़ रही है, नीड्स भी बढ़ रही हैं उनकी फाइनेंशियल, तो उसकी वजह से ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो रही है। फिर बात करें अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की, हमारी गवर्नमेंट एंड आरबीआई दोनों का ही बहुत बड़ा फोकस है फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ। अब आप कहेंगे मैम फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होगा कि हमें जो भी रिमोटेस्ट ऑफ द रिमोट एरिया में लोग रह रहे हैं, ठीक है, गरीब से गरीब लोग हैं, उनको भी हमारी इकोनॉमी में, हमारी फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट बनाना है। वो कैसे बनेंगे? वो बनेंगे बैंकिंग सर्विसेज के थ्रू। उससे फ़ायदा क्या होगा? उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो केटर हो पाएंगी, उनकी फाइनेंशियल नीड्स केटर हो पाएंगी तो वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होंगे, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होंगे तो किसी भी देश की इकोनॉमी भी बेटर परफॉर्म करेगी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? टारगेटिंग द बॉटम ऑफ द पिरामिड। टारगेटिंग द बॉटम ऑफ द पिरामिड क्या हो गया? सबसे ज़्यादा पैसे किसके पास हैं? अपर टॉप के पास। सबसे कम किसके पास हैं? लोएस्ट के पास। और ये कौन सा वो है? बॉटम ऑफ द पिरामिड। तो हमें इनको टारगेट करना है। फिर करेंट ट्रेंड्स अगर हम देखें तो डिजिटल बैंकिंग जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पेनिट्रेशन भी बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा एआई के आने के बाद से लोगों को काफ़ी हेल्प होने लग गई है, और जो कुछ कंस्ट्रेंट्स है जैसे कि सर्विसेज प्रोवाइड करने में डिले हो जाता था, चैटबॉट्स उस चीज़ को बहुत ईजी कर ले रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी जो है वो इम्प्रूव होती जा रही है टेक्नोलॉजी के साथ साथ। इस तरह से फिनटेक्स आ रहे हैं, फिनटेक्स जो हैं वो भी रिटेल बैंक्स के साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं और बैंक्स बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रही हैं। लेट अस टॉक अबाउट स्कोप ऑफ रिटेल बैंकिंग इन इंडिया नाउ। स्कोप क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। दोस्तों आपको पता है परचेजिंग पावर क्या होता है? मान लीजिए आज आपकी इनकम है 1 लाख रुपए, या हम मान के चलते हैं 10,000 रुपये, ठीक है। 10,000 में आपका मानना है कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो 5,000 रुपीज़ के हैं, ठीक है। तो आपके 5,000 रुपीज़ जो है वो सेविंग्स में जाएंगे या आप इन्वेस्ट करेंगे, ठीक। आपकी परचेजिंग पावर कितनी है? 5,000 रुपीज़ की, बाकी आपको 5,000 सेव करने हैं। अब यहीं पर मान लीजिए आपकी इनकम हो जाती है 1 लाख रुपीज़, ओके। तो क्या अब आपकी नीड्स बढ़ जाएंगी? डेफिनेटली बढ़ेंगी। लग्जरीज में आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हो, सेविंग्स के लिए भी आपके पास इनफ अमाउंट होगा, तो इस तरह से आपकी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। तो अगर हमारी इकनॉमी अच्छे से ग्रो कर रही है तो परचेसिंग पावर भी इंक्रीज हो रही है, और इंडिया में अभी हम वही देख सकते हैं कि लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जो लार्ज पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें? रिटेल बैंकिंग के लिए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स प्रोवाइड कर रहा है जो सबसे ज़्यादा सेविंग्स करते हैं। जो सबसे ज़्यादा लोग सेविंग्स करते हैं वो पैसे अपने फिर कहाँ रख रहे हैं? बैंक्स में रख रहे हैं। तो इस तरह से भी बैंक्स को हेल्प हो रही है। फिर हम बात करें टैक्स बेनिफिट्स की। मान लीजिए आपने एक होम लोन लिया या आपने एक एजुकेशन लोन लिया, तो जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो वहाँ पर इस लोन के बारे में बताएंगे तो आपको गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी।
तो ये भी स्कोप बहुत अच्छा बढ़ाता है रिटेल बैंकिंग का इंडिया में, लोग थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। फिर हम बात करें न्यूक्लियर फैमिलीज़ की, तो जैसे जैसे इंडिया में न्यूक्लियर फैमिलीज़ बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे स्कोप जो है रिटेल बैंकिंग का वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। कैसे हो रहा है? पहले एक जॉइंट फैमिली होती थी, तो जो हमारे कर्ता होते थे HUF के, वही उन्हीं का अकाउंट होता था बैंक में। अब क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, अलग अलग लोग रहते हैं। एक घर में अगर 4 लोग हैं तो चारों के पास अपने बैंकिंग अकाउंट्स होंगे, अपने फ़ोन होंगे, अपने फ़ोन में मोबाइल की में ऐप होगी और अपने एक्सपेंसेस वो खुद मैनेज करेंगे। तो इस तरह से इंडिया में न्यूक्लियर फैमिलीज़ बढ़ने से भी बैंकिंग सर्विसेज की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं। अब हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ टेक ऑन रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग पर क्या टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है? मोस्टली इट इज़ पॉजिटिव, थोड़ा बहुत नेगेटिव भी है। पॉजिटिव कैसे है? अब ब्लॉकचेन आया, ब्लॉकचेन क्या प्रोवाइड कर रहा है? सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, स्पीड बढ़ा रहा है। उससे क्या हो रहा है, मान लीजिए आपको पेमेंट सेटलमेंट करना है तो वो जल्दी हो जाएगा, ट्रेड सेटलमेंट जल्दी हो जाएगा, फ्रॉड प्रिवेंशन आपका बढ़ जाएगा। इसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, जो काम 10 घंटे में होता था अब वो 5-10 मिनट में भी हो जाता है, 1 घंटे में भी हो जाता है। चैटबॉट्स आ गए हैं, चैटबॉट्स आपकी बात कर लेते हैं, कस्टमर्स की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो हैं हमारे वो उसकी वजह से कम हो जाते हैं। फिर डेटा साइंस की बात करें, अभी हमने MIS के बारे में बात किया था, राइट? तो हमने देखा था डेटा जो था बहुत अच्छे से बैंक्स अपने पास सॉर्ट नहीं कर पा रहे थे। डेटा साइंस क्या कर रहा है, उसको डेटा को अपने पास अच्छे से मैनेज कर रहा है, सॉर्ट कर रहा है, नीड्स बता रहा है, तो सारी के सारी जो हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको भी एनहांस कर रहा है। समझे अब आप? इसके अलावा रिस्क मैनेजमेंट भी कर रहा है। अब हम बात करें अगर टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी आपके पेमेंट्स में हेल्प कर रही है ना, UPI सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, राइट? तो पेमेंट इनोवेशन हो रहा है, अब लोग इंस्टेंट पेमेंट्स कर पा रहे हैं। इंस्टेंट पेमेंट्स कर पा रहे हैं किसके थ्रू? मोबाइल वॉलेट्स के थ्रू, RTGS के थ्रू, ये सारी चीज़ें हेल्प कर रही हैं। ग्लोबल ट्रेंड्स में देखें तो सेबा, इंस्टेंट क्रेडिट ट्रांसफर, फेड नाउ, ये सारी चीज़ें यूज़ आ रही हैं लोगों के, और टेक्नोलॉजी रिटेल बैंकिंग को काफ़ी अच्छा पुश दे रहा है। इसके अगर हम बात करें बिग टेक्स के बारे में, जो हमारे टेक्नोलॉजी जाइंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल एप्पल हो गया, गूगल हो गया, सैमसंग हो गया, ये भी कहीं ना कहीं अपने फिनटेक्स में हाथ रख रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एज दे हैव बेटर टेक्नोलॉजी, तो बैंक्स इनके साथ में कोलैबोरेट करेंगे और अपने कस्टमर्स को बेटर एफिशिएंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि वो कस्टमर्स की लॉयल्टी मेंटेन कर पाएँ। अब हम आगे बात करते हैं हमारी साइबर सिक्योरिटी के बारे में। जैसे हमने ब्लॉकचेन का एक एग्जांपल देखा, इसी तरह से हमारे पास में कुछ साइबर सिक्योरिटी के लिए अच्छे मेजर्स भी आ रहे हैं टेक्नोलॉजी की हेल्प से, और कुछ हमारे लिए रिस्क भी बढ़ते जा रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना होगा। जो भी RBI बैंक्स को बता रही है गाइडलाइंस, वो बैंक्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए। फिर कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है, स्टाफ की ट्रेनिंग रेगुलरली करवानी होगी। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखेंगे अगर बैंक्स, तो वो भी साइबर सिक्योरिटी से मतलब थोड़ा साइबर सिक्योरिटी अपनी इम्प्रूव कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन हो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, जहां आपको PDF, क्लासेस, मॉक्स सभी चीज़ें मिले, तो आप हमारे सफलता बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें अगर आप कोड यूज़ करते हैं JIIB, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको वहाँ पर मिलेंगी रेगुलर अपडेट्स, इसके अलावा डेली क्विज एंड बहुत सारे अदर इनिशिएटिव्स भी, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन टॉप नॉच लेवल की हो जाएगी। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लोगो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। थैंक यू सो मच।